हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन संगीत के बारे में। इससे पहले अपन मुगलकालीन स्थापत्य और मुगलकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुगलकालीन संगीत और मुगल काल में शिक्षा का विकास, और इसके साथ ही अपना मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति वाला टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुगलकालीन संगीत। मुगलकालीन संगीत जो था, यह मुगल काल में सर्वाधिक ऊंचाइयों पर किसके काल में पहुंचा था? अकबर के काल में मुगलकालीन संगीत अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। बाबर और हुमायूं संगीत को प्रोत्साहन जरूर देते हैं, लेकिन संगीत का जो सर्वाधिक विकास होता है वो अकबर के काल में होता है। अब देखिए आप कि अबुल फजल कहता है कि अकबर के दरबार में 36 गायक थे। अकबर के काल में अकबर के दरबार में 36 गायकों को आश्रय प्राप्त था, ये कहना है अबुल फजल का। लेकिन उन 36 गायकों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तानसेन और बाज बहादुर, ये दो गायक थे जो सर्वाधिक फेमस थे उन 36 गायकों में से। अकबर जो था ये स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। तानसेन जो था ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, जो कि अकबर ने कहाँ से प्राप्त किया था? रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, और तानसेन को यह तानसेन नाम किसने दिया था? मानसिंह द्वारा दिया गया था। और अकबर जो है वो तानसेन को कौन सी उपाधि देता है? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की जाती है अकबर को। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन के लिए अबुल फजल का कहना था कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। ये कहना था अबुल फजल का तानसेन के बारे में कि तानसेन जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलन में थी। याद रखिएगा, अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। वो कौन कौन सी थी? पहली थी नौहार वाणी, दूसरी थी खंडार वाणी, तीसरी थी गोवरहारी और चौथी थी डागुर वाणी। ये 4 शैलियाँ संगीत की ध्रुपद गायन की प्रचलित थी अकबर के काल में। और उसके बाद कालांतर में ध्रुपद का स्थान किसने ले लिया? ख्याल गायन सैनी ने ले लिया। अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाज बहादुर, जो कि मालवा के शासक थे, इनको अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया था। बाज बहादुर और तानसेन उन 36 गायकों में से सर्वश्रेष्ठ गायक थे, और बाज बहादुर जो कि मालवा के शासक थे, इन्हें अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया था। अबुल फजल बाज बहादुर के लिए कहता है कि वह संगीत, विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। आपसे ये कथन पूछा जा सकता है, वह संगीत, विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। अबुल फजल का यह कथन किसकी ओर संकेत करता है? तो वो कौन है? बाज बहादुर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जहांगीर। जहांगीर ने एक गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, गजल गायक था शौकी, इसको आनंद खां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। फिर आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो था संगीत मर्मज्ञ और अत्यंत रसिक था। शाहजहां के दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करते थे, और शाहजहां स्वयं भी बहुत अच्छा गाना गाता था। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, शौकी को आनंद खां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर द्वारा दी गई थी शौकी को आनंद खां की उपाधि, और लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां द्वारा दी गई थी। फिर इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब तो सबको बंद करता ही रहता था। चित्रकला को भी उसने बंद कर दिया था, और संगीत को भी इसने इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी। लेकिन औरंगजेब के काल में ही फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है याद रखना कि किस मुगल शासक के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? तो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। और औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के कारण एक बार जब संगीत प्रेमी तबला और तानपुरे का जनाजा निकाल रहे थे, तब औरंगजेब ने कहा कि संगीत की मौत हो गई है, और उसने आदेश दिया कि उसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज़ आसानी से बाहर नहीं आ सके। ये किसने कहा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, वीणा बजाता था, जबकि अकबर क्या बजाता था? नंगाड़ा। औरंगजेब के काल में फ़कीरुल्लाह ने मान कोतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया था। याद रखिएगा, औरंगजेब को मान कोतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके किसने अर्पित किया था? फ़कीरुल्लाह ने।
और औरंगजेब के काल में प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन थे? रसबेन खां, सुखी सेन और कलावंत। मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल के संगीत पारिजात का अनुवाद औरंगजेब के राज्याश्रय में रहकर ही किया था। अहोवल के संगीत पारिजात का अनुवाद औरंगजेब के राज्याश्रय में रहकर मिर्जा रोशन जमीर ने किया था। फिर इसके बाद आता है मुस्तैद खां की रचना मासीर आलमगीर में उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुकर्रर खां सफावी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि संगीत तो मुबह है, अर्थात इसका अर्थ है संगीत न तो अच्छा है और ना ही बुरा है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक और कथन की। औरंगजेब का कहना था कि मैं संगीत को उसके साज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने गाना भी छोड़ दिया। ये किसने कहा था? औरंगजेब का कहना था। अब इसके बाद मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। याद रखिएगा, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं सदी में किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह के दरबार में नेमत खां, सदारंग तथा उसके भतीजे अदारंग द्वारा संगीत को विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया गया। अब आप देखिए इनके संगीतज्ञ याद रखना आप। मुगल शासकों के समय के अकबर के काल में प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बेजबख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल और बेजू बावरा। फिर इसके बाद जहांगीर के समय तानसेन का पुत्र बिलाल खां, छत्र खां, मक्खू तथा हमजान। शाहजहां के समय लाल खां, खुशाल खां और बिश्राम खां। लाल खां को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी बताइए? गुण समंदर की उपाधि दी थी। और इसके बाद आता है औरंगजेब के समय संगीतज्ञ कौन थे? रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत और हयात सरसनेन और किरपा। अब आते हैं अपन मुगलकालीन शिक्षा पर। मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण जरूर किया था। मुगल काल में मकतब अर्थात प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहाँ शिक्षा दी जाती थी। बाबर के समय में एक विभाग सूरत आम होता था जो कि स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था करता था। हुमायूं ज्योतिष और भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। हुमायूं ने महामंगा जो कि अकबर की दाई माँ थी, इसके सहयोग से दिल्ली में एक मदरसा बेगम की स्थापना की थी। हुमायूं के लिए कहा जाता है कि वह हमेशा अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था और इसी पुस्तकालय से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं अशिक्षित था, लेकिन उसने शिक्षा के विकास के लिए फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर आदि अनेक स्थानों पर मकतब और मदरसों का निर्माण करवा के शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। जहांगीर भी शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करवाता है कि किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राज्य उसकी संपत्ति लेकर मदरसों और मठों का निर्माण और मरम्मत करवाएगा। फिर इसके बाद अकबर के काल में फारसी को बहुत आश्रय मिला था, जिससे फारसी के अलावा स्थानीय भाषा में कागजात रखना बंद कर दिया गया था। शाहजहां द्वारा दिल्ली में एक नए कॉलेज का निर्माण करवाया गया। शाहजहां द्वारा दारुल बरका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई गई। मुगल दरबार का सर्वाधिक विद्वान कौन था? शाहजहां दाराशिकोह था। याद रखिएगा, मुगल दरबार का सर्वाधिक विद्वान कौन था? दाराशिकोह था। औरंगजेब के समय में मकतबों और मदरसों को सहायता दी जाती थी, लेकिन उसने हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाने का प्रयास किया था। औरंगजेब की पुत्री थी जेबुन्निसा। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया था, जिसमें उच्च वर्ग के साथ मध्य वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। मकतबों और मदरसों में फारसी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न मदरसों में भिन्न भिन्न शिक्षा दी जाती थी। जैसे लखनऊ के फरहंगी महल मदरसे में न्याय की शिक्षा दी जाती थी। सियालकोट के मदरसे में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में छात्र छात्राओं को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को देते थे फाजिल की उपाधि, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को देते थे आमिल की उपाधि, साहित्य के विद्यार्थी को देते थे काबिल की उपाधि। टेबरनियर जो था, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बनारस की बहुत प्रशंसा की है। तो यह आपका हो गया मुगलकालीन संगीत और मुगल काल में शिक्षा का विकास। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं और ना ही लाइक करने का पैसा है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।